गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द हैप्पी फ्रेंड्स। यह घटना चक्र का न्यू एडिशन है और यहाँ पे सभी आप लोगों को यहाँ पे भौतिक शास्त्र का प्रश्न देखने को मिलेगा और यह बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह है आपका क्लास है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे कि पता है कि बिहार दरोगा का 2000 वैकेंसी आने वाली है और बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और यह बीएसएससी का जो होगा सीबीटी पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और बीपीएससी का तो एग्ज़ाम होने वाला है 17वीं। तो इसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो आप लोग इसको प्रतिदिन देखिए। और यह आपको 8 बजे प्रतिदिन साइंस का अपलोड होता है और 10 बजे आपको अपलोड होता है हिस्ट्री का। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखिए कि 3 नंबर का यह है साइंस का जो होगा, यह 3 नंबर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 3 नंबर क्लास ये रहेगा। इसके बाद 2 अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ फुल डिस्कशन इसका सभी का, इसमें फुल डिस्कशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक बार लाइक भी ज़रूर आप लोग कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और यहाँ पे देखते हैं कि ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी है, तो इसका देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है। तो इसको कहा जाता है त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। तीनों जो है ना एक ही अवस्था में रहेगा तो इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं डिस्कशन। यहाँ पे हो जाएगा कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे समरूप दिया गया है कि 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन और यहाँ पे है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे कि है कि 24 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। देखिए इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है C/5 होता है और बराबर में होता है F-32/9। इस सूत्र पर हम रखते हैं, जैसे C के स्थान पर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री वहाँ पर रखेंगे तो 40 डिग्री बटे 5 हो जाएगा और बराबर F-32/9। इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 45 कट जाएगा और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 9 72 हो जाएगा और बराबर यहाँ F-32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए E72F, देखिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं कि यहाँ मान लिया F हमको फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, इसको हम 32 को हम इस साइड कर देते हैं। ठीक है, 72 के साइड लेके चलते हैं। 72 और इस साइड क्या है माइनस में 32 है तो इस साइड हो जाएगा प्लस में 32 हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखिए कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो और 7 3 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपको 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपको ऑप्शन ए में था। ठीक है, अब कितनों भी दिया जाएगा लेकिन आप यह सूत्र जो डालिएगा, यह C/5 बराबर F-32/9, तो यह आपको सोल्व होकर के निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि फ़ारेनहाइट में निकलेगा। अगर केल्विन में फ्रेंड्स यही निकालना रहे आपको कि केल्विन में अगर 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना निकलेगा, तो इसको ध्यान देना है कि सिर्फ इसमें क्या करना है कि इसमें 300 273 को जोड़ना है। ठीक है, 273 को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि 1 हो जाएगा 3, यह हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ अगर आपको निकालना है केल्विन में तो सिर्फ इसमें 273 केल्विन को जोड़ दीजिएगा और यह जो आपको दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में उसको सिर्फ ऐड करिएगा। तो यहाँ देखिए 313 केल्विन हो जाएगा, यह केल्विन में निकलेगा। जिससे मान लीजिए मनुष्य के टेम्परेचर कितना होता है, मनुष्य का टेम्परेचर होता है 37। ठीक है, 37 डिग्री होता है और 37 में हम अगर 273 जोड़ लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, यहाँ पे कुछ गलत हो रही है, यहाँ पे 3 हो गया ना, 273 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जुटेगा जा करके 273 इसमें, तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 10 की 0 हो जाएगा और 7 और 3 10 1 11 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा 310 केल्विन में होता है। ठीक है, केल्विन में होता है।
तो इसी तरह से केल्विन में निकलेगा और यहाँ फ़ारेनहाइट पे आपको बता दिए। चलिए यहाँ पे भी बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बताएं उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें किया है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तीनों प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही उसमें प्रयुक्त होता है, जो उसमें भरा जाता है कंप्रेसर गैस जो होता है, यह उसमें क्या रहता है, तो इसी संपीड़ित गैस ही रहता है, जिसके वजह से ठंडा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ऊष्मा का सबसे अधिक यहाँ पे कुचालक कह रहा है। ठीक है, कुचालक, तो इसमें सबसे अधिक कुचालक यहाँ पे शीशा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे देखिए तांबा है, पारा है और शीशा और जस्ता, तो शीशा इसमें ज़्यादा कुचालक हो जाएगा। ठीक है, शीशा ज़्यादा कुचालक हो जाएगा ऊष्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसकी देख लेते हैं व्याख्या कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो, कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, लकड़ी सबसे ज़्यादा होता है कुचालक। ठीक है, लकड़ी, कांच इत्यादि जो है सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो है इत्यादि जो है कुचालक होती है। यहाँ बाकी यहाँ पर कि सभी धातु जो होता है जितना, वह चालक होता है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड जो शीशा होता है और पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 यहाँ पे वाट एम के है, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 WM के हो जाएगा यहाँ प्रति WM के। तो यह हो गया आपको। तो इसमें अब कुचालक में आता है लकड़ी और कांच आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर में है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है। स्टीम इंजन जो है कैसे चलता है, तो ऊष्मा से चलता है। ठीक है, यह भाप इंजन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसका देख लेते हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं कि भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है, जिसका उपयोग भाप यानी ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप में इंजन अधिकांश बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिन चक्र का उपयोग किया जाता है और भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया था। देखिए भाप इंजन का आविष्कार जो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। तो ठंडक होने का कारण ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाए कि गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है, गैस के दबाने एवं मुक्त करने से वातानुकूलित यंत्र जो है ठंडक महसूस करता है, ठंडक वहाँ से आती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक यानी एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। और वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतल यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। और वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार यानी कि कंप्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। चलिए इसके बारे में 7 नंबर को देखते हैं अब। ठीक है, 7 नंबर में है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? तो आराम की अनुभूति होने का कारण यह है, यहाँ पे डी हो जाए कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, इसी वजह से हमें ठंडक महसूस होता है और आराम महसूस होता है। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 8 नंबर में कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर क्या होगा, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। जब दरवाज़ा खोलिएगा तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब हो गया फ्रिज की बात कर रहा है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो यह देखिए कमरे का तापमान बढ़ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा, यानी पानी का घनत्व जो है घनत्व यह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा और उसका आयतन न्यूनतम होगा। ठीक है, अगर यही पूछ दे कि पानी का कितने डिग्री पर आयतन जो है न्यूनतम होगा, ठीक है, तो आयतन न्यूनतम होगा तो 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा और घनत्व जो है ऊपर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। ठीक है, देखिए 50 डिग्री वही सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, 50/5 और बराबर था F -32/9 हो जाएगा। ठीक है, यह 10 के कट गया और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 हो जाएगा और बराबर F -32 हो जाएगा। ठीक है, 90 में 32 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12। ठीक है, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपको। इसमें देखते हैं कहाँ हो जाएगा, यानी 122 कहाँ हो जाएगा, तो 122 आपको ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक पूछ रहा है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे घट जाएगा। अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो घट जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे दबाव कम रहता है, वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण वहाँ पे घट जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं विशेष कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब जो है घट जाता है। जिससे ऊपर जाएगा तो वहाँ पर दाब घटता है। यही कारण है कि जब पेन जो होता है, जैसे हवाई जहाज या कुछ ऊपर जो जैसे से जाएगा तो वहाँ पर दाब कम होने के कारण पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्योंकि दबाव कम होता है। और नीचे जो होता है पृथ्वी पर उसका दबाव ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से वो स्याही जो है अंदर की ओर ही पेन में घुसा रहता है। ठीक है, और ऊपर जाता है तो उसको दबाव कम महसूस होता है, इसी वजह से वह निकलना चाहता है और निकल जाता है, बाहर निकल जाता है स्याही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारण है, शीतलन कारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, हो जाएगा कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा इसका सही। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। चलिए एक आगे देख लेते हैं इसी के बारे में कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसके तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। और इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण जो है इसी को उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा ज़्यादा लगता है, ठंडा लगता है। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कि लकड़ी जो है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा जो है चालक होता है, लकड़ी चालक नहीं होता है, इसके वजह से ऐसा लगता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिकतम पहुँच जाता है तो उसको हीट वेव माना जाता है। आगे यहाँ पे कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कि न तो एक और न ही दो इसमें सही, यानी दोनों कोई भी नहीं सही इसमें है। ठीक है, तो इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गुणात्मक रूप से हीट वेव जो है या लू जिसको कहते हैं, लू वायु के तापमान की एक विशिष्ट यानी एक स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि किसी स्टेशन का
अधिकतम अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम 40 डिग्री या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री या अधिक तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं तरंग से संबंधित अब प्रश्न होगा। यहाँ पे देखिए तरंग से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे है कि लोलक की कालावधि होता है, तो लोलक की कालावधि जो होता है वह इसमें बी हो जाए, यानी समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो लोलक का जो होता है टाइम पीरियड वो होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स कि सरल लोलक की कालावधि यानी लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। और यहाँ देखिए टी बराबर क्या है 2p√1/g। यहाँ जो है पाई और जी नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई एल के यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए तरंगदैर्घ्य का उदाहरण देते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका है ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य जो है तरंग ये कैसी तरंग है, तो यह हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग है। अगर यही पर आपको रहता है अनुप्रस्थ रहता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग रहता तो देखिए यह जो हो जाएगा प्रकाश से संबंधित हो जाएगा। देखिए प्रकाश में प्र आ रहा है तो हम लोग को ऐसे करके इसको हम पकड़ते हैं कि अनुप्रस्थ हो गया तो यह हो जाएगा प्रकाश से समझ। और इनमें अनुधैर्य देखिए धैर्य है तो यहाँ पे देखिए आधा ध भी आ रहा है। ठीक है, ध्वनि। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्वनि से रिलेटेड करते हैं। अनुधैर्य को ध्वनि तरंग हो गया और अनुप्रस्थ अगर रहता तो प्रकाश से होता है। चलिए यहाँ एक देख लेते हैं इसको और कि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए आगे इसको देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर में है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। जो ऐसे ऐसे होता है श्रृंग और गर्त के, तो इसमें क्या उसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा एक हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। ठीक है, यह आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और इसकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर अर्थात लगभग होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे यहाँ पे 5 प्रश्नों को देखते हैं कि कॉस्मिक किरणें क्या है। कॉस्मिक किरण क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, आवेशित कण हो जाएगा। कॉस्मिक किरण को आवेशित कण कहा जाता है। आगे इसको देख लेते हैं। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है और यह जो है उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग आकाश की गति से गमन करती है। आकाश यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो है अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है, प्रकाश की गमन करता है यहाँ। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। वातावरण जो है मुख्य रूप से जो गर्म होता है यह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा होता है। दीर्घ तरंग से यह जो है गर्म होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सूर्य के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग के रूप में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचारित कर देती है और दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है, यानी गर्म होता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो निम्न किरण जो है यहाँ पे एक्स किरण है। ठीक है, एक्स किरण जो है आंत के निदान के लिए, आंत में यानी पेट में क्या क्या है वो दिक्कत आंत में उसको देखा जाता है एक्स किरण के द्वारा। ठीक है, एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है और यह चिकित्सा में आंतों के रोगों को निदान के लिए प्रयोग किया जाती है। आगे देख लेते हैं। ध्वनि अब चलता है। ठीक है, ध्वनि अब देखेंगे और देखिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में किसको मापते हैं, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, याद रखना है।
चलिए यहाँ देखते हैं कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज की आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है और इसे संकेत कहिए तो यहाँ पे Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक यह ध्वनि सुन सकता है मनुष्य। अगर 20,000 से ऊपर हो जाएगा तो पराश्रव ध्वनि हो जाएगा, तो इससे वजह से उसको नहीं सुन पाता है। आगे यहाँ देखते हैं आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह देखिए ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाए। ध्वनि की तीक्ष्णता जो नापी जाती है वह ध्वनि का तरंगदैर्घ्य से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं आवृत्ति। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता जो होता है या तरत्व जो पिच को निर्धारित करती है। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता जो यही पिच को यानी कि पिच को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी है। ठीक है, तीखी है और उसका तरत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि का तारत्व जो है वह कम है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ठीक है, जो महिला की आवाज़ होती है पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, ध्वनि अधिक तीखी होगा। ठीक है, कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा आवृत्ति जो है उतना ही अधिक होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है, तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति इसका अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होती है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलेगा। यही है, ध्वनि की चाल जो है बदल जाएगा और ठीक है, ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य होगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है क्योंकि उसके संचरण के लिए द्रव्य आत्मक माध्यम ठोस, द्रव और गैस वायु की आवश्यकता होती है। तो वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करता है। ठीक है, तो इसका जो माध्यम होता है यह ठोस, द्रव, गैसीय होता है ध्वनि का। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक विस्तार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाए कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को यहाँ पे यह बांधने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल 100 डेसिबल की प्रबलता हो सकती है। आगे यहाँ पे समझ लेते हैं कि 100 डिग्री डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल की प्रबलता स्तर की संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर जो है डेसिबल है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि को यहाँ जो प्रबलता है उसकी डेसिबल में मापा जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि का स्तर जो दिन में 45 डिग्री, ठीक है, स्तर जो है ध्वनि का 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है।
चलिए आगे यहाँ देखते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि होती है अल्ट्रासोनिक तरंग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि बिल्ली के सुनने का जो आवृत्ति विस्तार होता है। देखिए बिल्ली को जो सुनने का जो आवृत्ति होता है उसका होता है ऑप्शन सी हो जाएगा 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ध्यान तब है कि ध्वनि तरंग को उसकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए श्रव्य किसको कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, इसको श्रव्य यानी सुनने वाली ध्वनि कहेंगे। अवश्रव ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको अवश्रव कहेंगे, और पराश्रव जो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक रहेगा उसको हम लोग पराश्रव कहते हैं। इसको सुनेगा कौन कौन, डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि को उत्पन्न कर सकता है, यही सब जो है उत्पन्न करेगा यह पराश्रव ध्वनि। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानतः है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि 330 मीटर प्रति सेकंड हो। कहीं कहीं आपको 300 आपको 32 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा 330 है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए सभी दिया गया है, यहाँ माध्यम है, ताप है और ध्वनि का वेग है। ठीक है, देखिए शुष्क वायु में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो 332 होगा, यही शुष्क वायु में अगर 25 डिग्री पर ही पूछ देगा तो यहाँ पे देखना है कि 346 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सभी माध्यम दिया गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को 25 डिग्री सेल्सियस पर तो यहाँ 1284 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तब 32 हो जाएगा 332 से, और शुष्क अगर वायु 25 डिग्री टेम्परेचर पूछे तो 346 हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पराध्वनिक तरंग का उपयोग किया जाता है गर्भ में भ्रूण को विकास के बारे में जानने के लिए। आगे देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपको विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो इसका एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा को इकाई या विद्युत धारा मापा जाता है तो एम्पियर से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की इकाई कहेगा तो वाट कहेगा। ठीक है, वाट होगा यहाँ पे सही। कहता है कि विद्युत शक्ति ज़्यादा है इसीलिए हम वाट लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा शक्ति रहता है उसको देखते हैं वाट लगाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि विद्युत शक्ति पावर बराबर क्या है, तो वी आई है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, W/Q और गुने Q/T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि Q कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, W/T बचेगा, यानी जूल प्रति सेकंड बचेगा, यही हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वाट होता है। ठीक है, वाट। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 और प्रश्न को। 3 और में है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। एक जो है वोल्ट पर यहाँ पे व्यक्त किया जाएगा, तो यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम्ब के रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा। आगे है कि 1 वोल्ट को 1 कूलम्ब के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है, और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में है कि कॉस्मिक किरणें है, तो कॉस्मिक किरण इसमें से ऑप्शन 1 हो जाए, आवेशित कण जो है यह कॉस्मिक किरण होता है। ठीक है, कॉस्मिक किरण इसमें से कौन होगा, तो आवेशित कण हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई आपको बताए थे कि वोल्ट है। ठीक है, किसको शक्ति रहेगा वही वाट लगाएगा। ठीक है, तो वाट हो जाएगा, सॉरी वाट है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यह तो हो गया है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 6 नंबर में है कि टरबाइन एवं डायनमो से विद्युत बिजली जो है प्राप्त करने
में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? टरबाइन द्वारा और विद्युत मोटर जो डायनेमो जो है, यह दोनों जो है यह किस ऊर्जा में विद्युत प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा जिसको मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे आगे है कि 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का है और 10 घंटा जल रहा है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? इसका 1 इकाई खर्च हो जाएगा, 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि यूनिट इकाई के लिए कि क्या किया है कि 100 गुने 10 घंटा कर दिया है। 100 वाट का है और 10 घंटे है। ठीक है, इसको गुना करने के बाद 1000 वाट घंटा हो जाएगा और 1000 वाट घंटा बराबर किलो वाट घंटा होता है और इतना बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो यह 1 यूनिट खपत होगा, यानी 1 यूनिट यानी 1 इकाई खपत होगा बिजली। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 4.70 किलो ओम होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न में है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ है कि डायनेमो जो है क्या करता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत पहले जाता है। ठीक है, मोटर में विद्युत दिया जाता है, वह फिर आंतरिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंतरिक में देखे होंगे आप लोग कि जब मोटर जो होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं पानी वाला मोटर, उसमें मोटर में जैसे ही हम लोग यहाँ पे बिजली देते हैं, तो बिजली देने यानी करंट देते हैं। ठीक है, करंट जब यहाँ गया तब यह क्या करता है? घूमना शुरू होता है, यानी आंतरिक होना शुरू होता है। और डायनेमो में भी क्या है? डायनेमो में पहले वो घूमता है, उसके बाद वहाँ से बिजली प्रवाहित होने लग जाता है। डायनेमो में पहले घूमता है, यानी आंतरिक की कार्य होता है वहाँ पे। ठीक है, और मोटर में पहले क्या होता है? बिजली वाला कार्य होता है, बिजली दिया जाता है, उसके बाद यह घूमना शुरू होता है। तो यही इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको यह सी हो जाएगा। यह जो आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यह हो जाएगा डायनेमो के लिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापा जाता है यह मीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर में है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अभी आपको वही हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक के सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यह जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 15 का है कि सौर सेल एक उदाहरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, इसी कारण से उस समय हमको ज़्यादा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई है यह उत्तर की दिशा में संकेत करती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होते हैं। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लैटिनम के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 18 का है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो यहाँ पे देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजा था, इसके वजह से आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के
आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1921 में आइंस्टीन को मिला था। आगे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम के, ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत धातु को उत्पन्न कर लेंगे। देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के काम यानी ऊर्जा के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है कि टीन और शीशे के मिश्र धातु रहता है। याद रखना, जो फ्यूज जो बना रहता है वह टीन रहता है और शीशा रहता है। चलिए आगे देख, यहाँ 21 नंबर देखते हैं कि एक समवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है और इस घटना को कहते हैं, इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होकर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ देखिए, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो यह देखिए वोल्टेज पर निर्भर करती है पंखे की रफ्तार। आगे देखते हैं कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा कि नरम लोहा हो जाएगा। ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 24 नंबर में है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है? तो कारण इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊष्मा की हानि कम होती है, इसी कारण से विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 25 नंबर में है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो यह चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी काम करता है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर की धारा घनत्व होता है। देखिए, धारा घनत्व जो हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह एक सदिश राशि है। अगर यही फ्रेंड्स आपको विद्युत धारा रहता, ठीक है, विद्युत अगर धारा रहता तो यह आपको अदिश हो जाता है, ठीक है, विद्युत धारा रहता तो यह अदिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे धारा घनत्व हो गया तो यह आपको यहाँ पे सदिश हो जाएगा और यह आपको अदिश होता है, ठीक है, विद्युत धारा अदिश हो जाएगा क्योंकि धारा जो है अदिश है, ठीक है, धारा जो है अदिश है तो विद्युत धारा यहाँ पे अदिश हो जाएगा। लेकिन यही आपको धारा घनत्व है तो यह सदिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद करना है फ्रेंड्स, सदिश याद कर लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब से याद करिए चाहे व से याद करिए, तो ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपको गड़बड़ हुई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले कौन कौन होता है सदिश में। तो वेग हो जाएगा, वेग बल हो जाएगा, फिर आपको बल अधूर्ण हो जाएगा, ठीक है, बल अधूर्ण हो जाएगा, क्षणवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, फिर आपको आवेग हो जाएगा, फिर आपको भार हो जाएगा, ठीक है, भार हो जाएगा और त्वरण हो जाएगा, ठीक है, त्वरण हो जाएगा। यह जो सभी है, ये सभी जो है आपको, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपको सदिश है, ठीक है, सदिश है, ठीक है, सदिश है, सदिश। अगर कहते हैं कि जिसमें बल लगा रहे, ठीक है, ब रहे व रहे तो वो हो जाता है सदिश। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपको दे दिया जाए डेसिबल, ठीक है, इसमें भी तो बल लगल है, डेसिबल, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी यह सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये न सदिश हो जाएगा ना अदिश हो जाएगा, ठीक है, यह ना सदिश होगा ना अदिश होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो डेसिबल जो है हम, ये क्या है? हम मात्रक है, इकाई है, तो किसका हो जाएगा? डेसिबल जो मात्रक है किसका हो जाएगा यह? तो यह ध्वनि का मात्रक है, ठीक है, यह ध्वनि का मात्रक है। तो कभी कभी ऐसे करके दे करके फंसाया जाता है, तो ये सभी को ध्यान में रखना है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 28 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु और रोशनी के बलों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा ऑप्शन आपको, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो किसके मापन पर होता है, तो यहाँ देखिए वाट पर होता है। ठीक है, वाट पर होता है, कितना वाट का बल्ब जला रहे हैं, कितना वाट यूज कर रहे हैं, उस पर होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायनेमो द्वारा करते हैं, डायनेमो द्वारा यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बिजली का निर्वहन होता है। ठीक है, निर्वहन हो जाएगा बिजली गिरने से। ठीक, तो यहाँ देखिए बिजली गिरने या प्राकृतिक घटना है जो विद्युत आवेशित क्षेत्र के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्चार्ज द्वारा निर्मित होते हैं। ये बिजली गिरना यह किसके बात कर रहा है, यह जो कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में कि ठनका गिर गेलो है ना, उसी को यह बिजली कह रहा है, वज्रपात जिसको होता है। अब यहाँ देखिए चालन है और यह चालन से संबंधित आपको प्रश्न अगला आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक किसका है, तो प्रतिरोधकता का जो यह मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो इससे संबंधित क्वेश्चन और इसके आगे जो भी रहेगा वो सभी आप लोग को अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।